हेलो एंड वेलकम टू BFF द बिल्डिंग ऑफ फंडामेंटल फाउंडेशन वेयर यू बिल्ड योर बेस, जहां पे अपने आधार को मजबूत करते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं हम सभी के बारे में, यानी कि जो लोग इंडिया में रहते हैं, जैसे कि आप रहते हैं, मैं रहता हूं और न जाने कितने लोग रहते हैं। या इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, अगर आप इंडिया से हैं तो ये वीडियो लेक्चर जरूर देखिएगा कि आज मैं बात करने वाला हम सभी के बारे में, यानी कि हमारा नाम क्या है, हम कौन हैं, इन सभी की बात नहीं कर रहे हैं। देखो, इंडिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं। कोई दिल फेक आशिक होता है, कोई बड़ा मजनू टाइप का होता है, कोई बड़ा हार्ड वर्किंग होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा पैसिनेट होता है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे हो, आपका रुतबा क्या है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं संविधान को लेकर बात कर रहा हूँ। संविधान आपको क्या कहता है, संविधान मुझे क्या कहता है, मुझे संविधान क्या चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया में 3 तरीके के लोग हुआ करते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको पर्सन बोलते हैं, यानी व्यक्ति, या तो आप कह सकते हो एलियंस। बिल्कुल ये वाला एलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले एलियन नहीं जो दूसरे प्लेनेट पर रहते हैं, ये वाले एलियन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जादू की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉट टॉकिंग अबाउट जादू। जादू तो जादू है भाई, जादू। तो मैं जादू की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एलियंस, मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमारे इंडिया के नहीं है, यहाँ के रेजिडेंट नहीं है, यहाँ पे वो लोग सिटीजन नहीं है, यहाँ के नागरिक नहीं है, वो इंडिया में आ गए हों, जैसे कि टूरिज्म पर्पस से, घूमने के पर्पस से, राइट, बिजनेस के पर्पस से, कोई जॉब के पर्पस से हमारे इंडिया में आ गए हों और रह रहे हों। तो वो हमारे इंडिया के सारी फैसिलिटीज़ को नहीं एक्वायर कर पाएंगे। तो वो भी तो हमारे यहीं के व्यक्ति हुए, क्योंकि यहाँ पे आ गए तो यहाँ की पॉपुलेशन हुए, इसलिए हम इंडिया के पर्सन में उनको गिन रहे हैं, अदरवाइज गिनते भी नहीं। तो अब बात कर लिया आपने पर्सन या तो एलियंस, मतलब जो हमारे देश के नहीं होते, हमारे किसी दूसरी कंट्री से आते हुए, जैसे ताजमहल देखने कोई आ गया, सब देख रहे हैं, वाह व्हाट अ नाइस ताजमहल इज, राइट। अब वो हमारे इंडिया में आया है, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में वो गिना जा रहा है उस टाइम पर, लेकिन वो इंडिया का नहीं है, इसलिए उसको एक अलग से नाम दिया गया, पर्सन या तो एलियन कह दिया गया। 2 तरीके के एलियन हुआ करते हैं। पहले एलियंस फ्रेंडली एलियंस, दूसरे एलियंस जो होते हैं हमारे एनिमी एलियंस होते हैं। जो फ्रेंडली एलियंस होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, हमारे लिए अच्छे होते हैं। फ्रेंडली एलियंस हमारे लिए जैसे टूरिज्म के पर्पज से आ गए, उन्होंने घूमा, हमारे यहाँ डिपॉजिट किया, मनी को पैसे जमा किया, फिर उन्होंने घूमा, हमारे यहाँ की इकॉनमी अच्छी हुई, यानी कि हमारे फ्रेंडली एलियंस हुए, एनिमल्स कह दिया, सॉरी फॉर दैट। ओके, दूसरे जो एलियंस होते हैं, जो हमारे एनिमी एलियंस होते हैं। एनिमी एलियंस मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो भारत में आते हैं अटैक करने के पर्पज से, भारत में आते हैं बम ब्लास्ट करने के पर्पज से, उन्हें आप टेररिस्ट भी बोल सकते हो, राइट। तो 2 तरीके के एलियंस भी करते हैं। तो आई थिंक आपको एलियन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें कहते हैं सिटीजन। सिटीजन मतलब नागरिक, हम और आप। नागरिक मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें स्पेशल प्रोवाइड की जाती है। जैसे हमारा आधार कार्ड है, ये देखो मेरा आधार कार्ड, यार बड़ा ख़राब लग रहा हूँ, आपका भी आधार कार्ड होगा, उस पर आपकी फ़ोटो रियल आ जाती है, यार पता नहीं कैसे, आई डोंट नो व्हाई। तो ये हमें आधार कार्ड क्यों मिला है? बिकॉज आई एम द स्पेशल पर्सनैलिटी ऑफ दिस कंट्री। मैं इस कंट्री का स्पेशल पर्सनैलिटी हूँ। आप सभी स्पेशल पर्सनैलिटी, जिन जिन लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, ये मत सोचना कि आधार कार्ड पर फोटो खराब आ गई तो आप इस कंट्री के स्पेशल व्यक्ति नहीं हुए, आप हो, राइट, क्योंकि आप नागरिक हो यार, सिटीजन हो आप। तो सिटीजन मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका वोटर कार्ड हो, जिनके पास आधार कार्ड हो, जो इस देश की हर एक फैसिलिटी को एंजॉय कर पाए, यहाँ पे हर एक सुविधाओं को ले पाए, राइट। दूसरे तरीके के आते हैं लोग माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब होता है जो सिटीजन होते हैं, लेकिन कुछ माइनॉरिटीज़ मतलब कुछ अल्पसंख्यक होते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री में मुस्लिम लोग थोड़े से अल्पसंख्यक में आते हैं, उनकी संख्या कम है हमारे कंट्री में, और राइट, ऐसे ईसाई लोग होंगे जो हमारे कंट्री में होंगे, उनकी संख्या भी कम है। तो ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है, उन्हें माइनॉरिटीज़ में रखा जाता है। तो माइनॉरिटीज़ को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती है जो हमें भी नहीं दी जाती है, राइट। सो आई थिंक आपको ये तीनों व्यक्ति समझ में आ गया। पहले व्यक्ति आपने बात किया एलियंस, जो हमारे भारत के नहीं होते, भारत में आ जाते हैं, राइट। दूसरे होते हैं आपके सिटीजन, और तीसरे होते हैं माइनॉरिटीज़। तो ये 3 तरीके के लोग हमारे कंट्री में निवास करते हैं, रहते हैं। सो आज मैं बात करने वाला पूरा का पूरा सिटीजनशिप के ऊपर, राइट, यानी कि नागरिकता के बारे में। व्हाट इज द सिटीजनशिप? सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता क्या होता है? जैसा कि मैंने ऑलरेडी बात की, लेकिन नागरिकता एक ऐसी फैसिलिटी है जो हमारे कंट्री द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, हमारे संविधान द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, जो यहाँ की फैसिलिटीज़ को हम एंजॉय कर पाए, तो इसे बोलते हैं नागरिकता, राइट, जो सबको समान तरीके से प्रोवाइड की जाती है। और वहीं पे बात कर ली जाए कि नागरिकता हम कैसे अक्वायर कर सकते हैं, नागरिकता कैसे ले सकते हैं, और नागरिकता कैसे हमारी नागरिकता छीन भी सकती है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप और एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, हम इसमें बात करने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही सुनहरा, एक बहुत ही अच्छा सा डेट पीरियड जो कि था ये डेट पीरियड 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 बहुत स्पेशल डे हुआ, बिकॉज इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, मतलब इसी दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, राइट।
इसी को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में भी मनाते हैं। ये डेट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसी दिन को एक बेस मान करके हमने लोगों को सिटीजनशिप देना शुरू किया था, राइट। ये देखो हमें मधुमक्खी भी परेशान कर रही है। तो इसी डेट को हमने क्या किया, बेस माना, और इसी बेस को मानते हुए लाइक उससे पहले, इस दिन से और इसके बाद इस तरीके से हमने लोगों को सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता देना शुरू किया। जैसे कि फाइटिंग बहुत सारी हुई, घमासान युद्ध हुआ, राइट। उसके बाद से हमें क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोग बचे खुचे या रह गए, सबसे पहले बात करते हैं ये वाली इंडिया की। ये हमारा इंडिया अब का इंडिया नहीं है, ये पहले का इंडिया है, राइट। 1 मार्च 1947 के पहले का मार्च ये इंडिया है। 1 मार्च 1947 के पहले हमारा इंडिया क्या था, अनडिवाइडेड था। अनडिवाइडेड मतलब कि बटा हुआ नहीं था। उसके अंदर पाकिस्तान भी हमारे ही देश का एक पार्ट था। यार कितनी अच्छी बात है ना कि पाकिस्तान भी अपने ही देश का पार्ट था, लेकिन आज हमारा दुश्मन बना पड़ा है, राइट। तो 1 मार्च 1947 के बाद ये क्या हुआ, सेपरेट हो गया। पहले तो उसको ब्रिटिश इंडिया कहते थे, जब ये जुड़ा हुआ था तो उसे ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद ये पूरा तरीके से सेपरेट हो गया, पाकिस्तान एक अलग से देश बन गया, राइट। तब से हम इसे इंडिया और पाकिस्तान अलग देश के नाम से जानने लग गए, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से सेपरेशन हो गया, राइट। सेपरेशन के बाद से क्या हुआ कि सारे लोग इधर उधर जाने लग गए, कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आने लग गए। तो कैसे पता करें कि किसको हम सिटीजनशिप दें और किस आधार पर दें, ये हमने रूल बनाना शुरू किया। तो हम बात कर रहे हैं आज दोस्तों पार्ट नंबर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का पार्ट नंबर 2, जो कि आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में बात करता है। 5 से लेकर 11 आर्टिकल, अनुच्छेद 5 और 5 से लेकर 11 जो आर्टिकल्स आएंगे, 8 आर्टिकल्स के बीच में आ रहे हैं, पूरे 8 आर्टिकल्स, 8 अनुच्छेद जो हमारे नागरिकता से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस, कमेंसमेंट डेट। ये जो मैंने 26 जनवरी 1950 आपको दिखाया, ये इसी को कमेंसमेंट बोलते हैं। कमेंसमेंट मतलब आरंभ, स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी डेज को हमने मतलब बेस माना था। तो इसी डेज से अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950 से लोगों ने जब नागरिकता देनी शुरू करी लोगों को, तो पहले दिया करते थे डोमिसाइल के हिसाब से। तो आर्टिकल नंबर 5 जो है, मतलब अनुच्छेद नंबर 5, ये बात करता है कि जो व्यक्ति यहाँ पर पैदा हो जाए, राइट, यहाँ पर पैदा हुआ हो, उसको हम नागरिकता तुरंत ऑटोमेटिकली देंगे, यहाँ का नागरिक है भाई साहब, राइट। उसको कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे पैदा हो गया 26 जनवरी 1950 से पहले, अगर पैदा भी ना हुआ 26 जनवरी 1950 से पहले 5 साल तक लगभग यहाँ हमारे देश में रहा हो, फिर भी उसको हम नागरिकता दे देते थे। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वींस थी, कुछ रानियाँ भी हुआ करती थी जो ब्रिटेन की थी, लेकिन यहाँ पर 5 साल पहले से रह रही थी और हमारे लिए काम भी कर रही थी। तो 5 साल पहले से रहने की वजह से उनको भी नागरिकता दे दी गई थी, राइट। तो आर्टिकल नंबर 5 यही बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या तो 26 जनवरी 1950 से पहले यहाँ पर पैदा हुआ हो, राइट, और यहाँ पर 5 साल पहले से रह रहा हो, राइट। यदि पैदा ना हुआ तो 5 साल पहले से भी रह रहा भी हो। यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले किसी के व्यक्ति के मम्मी पापा यहाँ पर पैदा हुए हों या यहाँ के निवासी हों, तो उनको नागरिकता दे दी जाती। तो ये आर्टिकल नंबर 5 बात करता था। तो आई थिंक कि आपको आर्टिकल नंबर 5 अनुच्छेद नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जन्म के आधार पर करते थे। फिर उसके बाद आई बात आर्टिकल नंबर 6 की। आर्टिकल नंबर 6 इसलिए आया क्योंकि लोग क्या करते थे, सेपरेट जब हुआ ना हमारी कंट्री जब सेपरेट हुई, अनडिवाइडेड इंडिया जब डिवाइड हो गया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया जब इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया, तब क्या हो गया कि लोगों ने इधर उधर जाना शुरू कर दिया, इधर उधर माइग्रेट करना शुरू कर दिया हमारी कंट्री से, मतलब इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आने लग गए। तो आर्टिकल नंबर 6 यही बात करता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आया होगा, जो व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आएगा, उसको किस आधार पर हम सिटीजनशिप देंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके के पीरियड आते हैं। एक तो होता है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 एक ऐसा डेट पीरियड है जिस दिन परमिट सिस्टम बना था, राइट। 19 जुलाई 1948 इस दिन बना था परमिट सिस्टम की। हाँ देखो, अगर आपको पाकिस्तान से इंडिया जाना है तब भी आपको परमिट एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर आपको साइन करना पड़ता था। फिर 6 महीने बाद आप इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते थे, जा सकते थे, राइट। तो परमिट सिस्टम पे साइन कर, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया से पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो मुझे परमिट सिस्टम पे पहले साइन करना होता, तो फिर उधर जाते थे। अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आता था तो उसको भी परमिट सिस्टम पे पहले साइन करनी थी, फिर यहाँ पे आता था। तो इस तरीके का कोई रूल चल रहा था। तो 19 जुलाई 1948 से अगर कोई पहले, मतलब कि इस परमिट सिस्टम के पहले ही इंडिया में आ गया होगा, तो उसको डायरेक्टली यहाँ की सिटीजनशिप दे देती थी। किस आधार पर, राइट, कि यदि आपके मम्मी पापा या कोई भी यहाँ पे कोई पैदा हुआ तो उसको डायरेक्टली सिटीजनशिप दे दिया जाता था। फिर उसके बाद बात करते हैं आफ्टर 19 जुलाई 1948। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद कोई व्यक्ति हमारे भारत में आए, तब उसको किस तरीके से दे,
क्योंकि तब तो परमिट सिस्टम था, तब परमिट सिस्टम पे साइन करना पड़ता था। उसको परमिट सिस्टम पे साइन करेगा, 6 महीने बाद उसको सिटीजनशिप दे दी जाती थी यदि उसके मम्मी पापा में से कोई भी, मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, कोई भी यहाँ पर जन्म लिया हो, यहाँ मतलब भारत में जन्म लिया हो, तो उसको भी सिटीजनशिप दे दी जाती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 7 इसी का जस्ट अपोजिट बात करता है। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, ये तो मैंने आपको डेट पीरियड पहले ही बता दिया था, 1 मार्च 1947 को हमारा इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए थे। तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर बाद कोई व्यक्ति हमारे इंडिया से पाकिस्तान चला जाए, फिर उसको क्या होगा? उसको तो सिटीजनशिप बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे इंडिया का है ही नहीं। आज़ादी के तुरंत बाद भाग गया, हाँ पाकिस्तान चला गया, जाओ तुम, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती थी। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया और उसका मन ना लगा हो जाए, मैं ना रहूँगा, मतलब मेरा देश तो यही है, इंडिया ही है, आई लव माई कंट्री, और उसको रियलाइज़ हो गया, तो वो वापस भी आके हमारे कंट्री में रहना चाहे, हमारे देश में रहना चाहे, वो आएगा 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद आया हमारे इंडिया में, तो उसको भी नागरिकता हम देते थे। लेकिन किस बेस पर? उसको भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना पड़ता था, रजिस्ट्रेशन पे लिखना पड़ता था सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद 6 महीने बाद उसको यहाँ का नागरिक घोषित कर दिया जाता था। तो ये था आर्टिकल नंबर 7। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 8 की गाइस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 8 बात करता है फॉरेनर्स के बारे में, जो हमारे कंट्री के नहीं है, राइट। जैसे कंट्री के ही है लेकिन फॉरेन में चले गए हों, राइट, विदेश में चले गए हों और वहाँ पे रह रहे हों, तो उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके ऊपर सवाल आया कि क्या करें अब। तो जो व्यक्ति बाहर रहता है, फॉरेनर बन गया है, मतलब फॉरेन कंट्री में रहता है, उसको भी सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन किस बेस पर? कि उसको भी क्या करना पड़ेगा, यदि उसके मम्मी पापा में उसके ग्रैंडफादर या किसी ने भी यहाँ पर जन्म लिया हो, राइट, इसी बेस पर उसको यहाँ पर मिलेगा, राइट। सिटीजनशिप उसको यहाँ पे तभी दी जाएगी यदि उसके मम्मी पापा या ग्रैंडफादर कोई भी यहाँ पर जन्म पहले से लिए हों, भारत के निवासी रहे हों, तभी उसको मिलेगा, राइट। उसको भी लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना पड़ता था, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर वन। अब आई थिंक आपको आर्टिकल नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा कि जो फॉरेन में रहने वाले लोग होंगे उनको सिटीजनशिप देना होगा, जो हमारे इंडिया की थे, लेकिन मतलब ओरिजिनल रूप से इंडिया के ही थे लेकिन फॉरेन में जाके रहने लग गए थे, फिर उसके बाद उनको सिटीजनशिप चाहिए थी, तो उनको भी मिल जाएगा। आर्टिकल नंबर 8 ये कहता है। फिर आर्टिकल नंबर 9 की बात करें, आर्टिकल नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आर्टिकल नंबर 9 इतना खतरनाक है ना कि जो व्यक्ति किसी अदर कंट्री का, किसी दूसरे कंट्री का, जैसे अमेरिका का, चाइना का, चाइना का तो नाम मतलब बड़ा खतरनाक कंट्री है, हमारे देश का दुश्मन हो चुका है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वो चाइना का अगर उसने अपने आप से खुद से ले लिया हो, राइट, अपने आप से वॉलंटरी अपने आप ने कहा कि यार मुझे लेना है यहाँ का, उसने साइन कर दिया, फिर दोबारा रियलाइज करें नो 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 ये कंट्री हमारे लिए अच्छी ना है, हम इंडिया में रहना चाहते हैं, हमें इंडिया की दे दो सिटीजनशिप, तो इंडिया मार के भगा देगा उनको, भाग तरीका, तुम्हारे इंडिया का नहीं हो सकता। तो दूसरे देश की सिटीजनशिप तूने साइन करी, तुमने ले लिया, फिर उसके बाद तुम्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि तुम्हें कंट्री में आना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को कोई जरूरत नहीं हमारे इंडिया में, उनको तुरंत ही फेंक दिया जाता है, लात मार के भगा देते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको आर्टिकल नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल नंबर 9 यही बात करता है यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो उसको दोबारा हमारे इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है, राइट। आर्टिकल नंबर 10 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 10 बात ये करता है कि यदि आर्टिकल नंबर 10 यही बात करता है कि हमारा जो यदि हमें सिटीजनशिप मिल गई है, हमें नागरिकता मिल गई है, तो हमारी नागरिकता बर्खास्त नहीं हो सकती है। हमारी नागरिकता तब तक चलती रहेगी जब तक हम कोई बैड एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, जैसे कि अपने एक संविधान के खिलाफ नहीं जाएंगे, तब तक हमें कोई नागरिकता से वंचित नहीं कर सकता है। यदि मान लो कि आप इंडिया में हो और नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब के लिए सब जय जयकार कर, जय नरेंद्र मोदी की जय, नरेंद्र मोदी की जय, राइट, और एवरीबॉडी जस्ट प्रेजिंग हिम, तो उनके सामने आप उनको गाली नहीं दे सकते, उनके सामने आप कुछ बैड एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते जो हमारे संविधान के खिलाफ हो। इस संविधान ने कहा कि रिस्पेक्ट करो लोगों की। अगर ये आपका कोई रिपब्लिक है, जैसे रिपब्लिकन है, कोई आपका स्टेट का पीएम है, तो उसके आपके कंट्री के पीएम को आप गाली नहीं दे सकते हो उसके मुंह पर, राइट। नरेंद्र मोदी साहब गुस्सा मान जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी सिटीजनशिप को भी वो बर्खास्त करवा सकते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा कि नरेंद्र मोदी के साइड से बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बात है। आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ एनी पार्टी, मैं किसी पार्टी के फेवर में नहीं हूँ गाइस, राइट। सारी अगर किसी भी, अगर मैं आपको बस एग्जांपल लिया क्योंकि करंट में वही है प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने उनका एग्जांपल ले लिया। यदि मान लीजिए हम झंडे की अपने फ्लैग की बात करिए, अपना नेशनल फ्लैग, जिसमें लोग अपने आप को शहीद मानकर अपने आप पर वो कफन के रूप में इस झंडे को पा करके अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस करना चाहते हैं, बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। यदि इस झंडे की कोई बेइज्जती करेगा, इस झंडे को कोई गाली देगा, कोई पैरों से रगड़ेगा, तो तुरंत उसको हम बेदखल कर सकते हैं किस चीज़ से, नागरिकता से, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी,
राइट। तो ये बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 10 कि आपकी नागरिकता चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, लगातार चलती रहेगी जब तक आप कोई बैड एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। फिर आया आपका लास्ट आर्टिकल गाइस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नाउ इज़ कि आर्टिकल नंबर 11। तो आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 11 क्या बात करता है कि कोई भी नियम कानून बनाने होंगे आर्टिकल से रिलेटेड, आपके सिटीजनशिप से रिलेटेड, आपके नागरिकता से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल अगर बनाने होंगे, कोई भी एक्ट बनाने होंगे, कोई कानून बनाने होंगे, कोई नियम बनाने होंगे, तो वो पार्लियामेंट बना सकती है। ये आर्टिकल नंबर 11 बताता है कि कोई नियम कानून हमारे नागरिकता से रिलेटेड बनाया जा सकता है, राइट। ये बनाएगी होम मिनिस्ट्री, मतलब कि गृह मंत्रालय ये इस चीज़ को बनाती है। होम मिनिस्ट्री जैसे अमित शाह है ना उसके अंदर, तो होम मिनिस्ट्री के लोग ही इसको बना सकते हैं कोई नियम कि हमारी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, कैसे ली जा सकती है, किसकी नागरिकता हटानी है, ये सारे एक्ट की बात कर सकता है। उसके पास पावर है पार्लियामेंट के पास गाइस। तो आर्टिकल नंबर 11 भी आपको समझ में आ गया। आज हमने इस तरीके से डील किया कि 5 to 11 आर्टिकल्स, यानी कि पूरे के पूरे 8 आर्टिकल्स गाइस। मैं आपको इस नाउ आई वुड लाइक टू पुट अप सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑल ऑफ गाइस, फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना है इन सभी के आंसर। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए आर्टिकल नंबर 6 किस चीज़ को बताता है। ऑलराइट, आर्टिकल नंबर 11 क्या है, और नागरिकता के बाद आपको किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और किस तरीके की फैसिलिटीज़ आप चाहते हैं, ये भी कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपकी सोच को जान सकूं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम एक और वीडियो